I'm going to start with the second chapter, Rights in the Indian Constitution. As it is always done, first of all, I'll be taking up the chapter along with the summary, that is with the notes, and then we would go along with the NCERT. If you remember your class 9, we have to go little bit back. अगर हमें अपनी क्लास 9 याद हो तो उसके अंदर in that particular book, political science, we had this chapter, democratic rights. When we say कि हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो नॉर्मली पता है क्या होता है जब हम बोलते हैं ना, इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट आई एम टॉकिंग, डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो जहां पर गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. बट एक्चुअली वी डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी से ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल या बाय द पीपल का मीनिंग क्या है. और उसके अंदर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बट जो दूसरा हम लोगों को दिया गया है वो है सर्टेन राइट्स. एंड अगर ये राइट्स हमें नहीं दिए जाएंगे तो डेमोक्रेसी जो शब्द है उसका कोई मीनिंग नहीं होता. बिकॉज when you say people of the government, for the government, by the government, तो भाई जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ तो राइट्स होने चाहिए ना. If they are not satisfied, then they should be able to remove. If they want some extra benefits, then they should have the right to speak. एंड इन राइट्स को जो है बहुत पहले अमेरिका का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज व्हाट वी कॉल एज बिल ऑफ राइट्स, जो था उनका, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था. एंड इन इंडिया ऑल्सो, राइट व्हेन मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में जब बनाया था एक ड्राफ्ट, even in that also the rights were mentioned, but वो they were not mentioned in detail. उसमें सिर्फ इतना बताया था कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ वी वुड बी गिविंग दी इक्वालिटी, वी वुड बी हेल्पिंग द पीपल टू एस्पायर देयर गोल्स. कैसे ये चीज नहीं दी. और जो हमारा बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट डिफाइंस each and every perspective of what is right and how it can be claimed. And that is what this chapter, Rights in the Indian Constitution, deals with. The notes, of course, are made completely from NCERT. So you can use it for your learning purpose, because some of the things have been shortened that I'll be explaining while I'm telling you. Now, as I said, a constitution is not only कि भाई गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है. इफ ऑल द पावर्स, हमने ये तो बोल दिया कि हम वोट देंगे और ये वाली पार्टी जो है इट विल कम इनटू द पावर, इनटू द, लेकिन अगर वो जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, if it misuses its power, then what will happen? How we will put an end? So there is some limits on the power. और वो लिमिट क्या है? हमारे राइट्स. गवर्नमेंट को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? बाय यूजिंग आर राइट्स. नाउ what happens is, in मतलब कि इंडिया के अंदर आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री. इन इंडिया वी हार्डली नो व्हाट आर आवर राइट्स. एंड इफ वी टॉक टू पीपल ना, वो कहते हैं पागल है. दे से ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है. इवन द जनरल कंज्यूमर राइट्स अगर मैं बात करती हूँ ना, तो लोग कहते हैं हमें इतना, हम नहीं पढ़ते इतने तामझाम में. इट्स नॉट तामझाम, it's we have given them the power, so we should use our rights.
नाउ लेट अस कम कि व्हाई डू वी नीड राइट्स, मतलब ये जो पहला हमारा एक मतलब कि ये दिया है, ये जो दो मतलब कि केस स्टडीज है, ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास राइट्स हैं, लेकिन जब कोई उसको मिसयूज करता है, कोई और उसको मिसयूज करता है, तो व्हाट हैपेंस इज वी नीड टू अप्रोच, लेकिन हम नहीं करते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, वो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो बढ़ जाता है। अभी मैं मतलब कि yesterday आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द सम ऑफ द, मतलब मैं बहुत सारे साइट्स वगैरह पढ़ती हूँ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर माई एजुकेशन। आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वेरी, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देन आई इवन वेंट टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पर भी मैं गई, एंड आई फाउंड कि अभी जून में देयर वाज अ रूल, इवन दो इट इज नॉट अंडर दिस बट कंज्यूमर राइट्स में, दैट nobody can ask your phone number। बट जब हम लोग दुकान जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मैम, आपका जो बिल है वो व्हाट्सएप पर आएगा, वो ये आएगा, एंड दे आस्क अवर फोन नंबर, एंड दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अवर राइट्स। यानी कि हम मना कर सकते हैं, हम मना कर सकते हैं कि हम अपना फोन नंबर नहीं देना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू गिव द अनवांटेड कॉल्स। बट वही होता है कि हम कहते हैं यार छोड़ो ना, दुकानदार है, उसे क्या बोलना, क्या फर्क पड़ जाएगा, हम व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देंगे, ये हो जाएगा। बट दैट इज वेयर वी आर नॉट यूजिंग आवर राइट्स। तो द फर्स्ट जो हमारा मतलब कि केस स्टडी है वो है दिल्ली के अंदर जब एशियन गेम्स बन रहा था 82 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को उसे बनाने के लिए दे दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वो लोकल यहाँ से वर्कर्स को लेकर आते हैं। तो जो वो वर्कर्स को लेकर आए, जो लोग उस एशियन गेम्स को बना रहे थे, मतलब उस विलेज को डेवलप कर रहे थे, वो जो लेबर्स थे दे वर लिविंग इन अन इनह्यूमन कंडीशन। उनको पीने के लिए पानी नहीं था। देन इवन उनको जो वेजेस दिए जा रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला था कि, अब यही होता है ना बीच में ब्राइबरी जिसको हम बोल रहे हैं, गवर्नमेंट हैड गिवन देम अ प्रॉपर वेज, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे दे वर नॉट गिविंग दैट फुल वेज टू द वर्कर्स। अब यहाँ पर कुछ सोशल साइंटिस्ट आए, अप्रोच किया, क्योंकि मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं अप्रोच होता है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल व्हिच इज नॉट इन द बुक बट आई विल गिव यू दैट। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ किसी से भी बिना पैसे के या प्रिस्क्राइब्ड वेज से कम पैसे में काम करने को हम बेगारी या बॉन्डेड लेबर कहते हैं, which comes under right against exploitation, and then those people were given their dues। अभी recently, it is I think 4 5 years back, there was a very big event in the Yamuna Bank। It was done by a very famous uh, Sadguru Shri Shri। और जब ये श्री श्री ने किया था, तो एट दैट मोमेंट देयर वाज लॉट्स ऑफ एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने बोला था कि वो जो एरिया है दैट्स अ ग्रीन फॉरेस्ट एरिया एंड दैट शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, राइट। अब हुआ क्या, उस वक्त तो उन्होंने जो है प्रोग्राम करने के लिए दे सेड यस वी विल नॉट बी स्पॉइलिंग, इतने ही एरिया में होगा, वी वुड एंश्योर कि कोई गंदगी नहीं मचेगी, द रिवर बेड और जो एरिया है उसको हम पल्यूट नहीं करेंगे। बट आफ्टर द फंक्शन दैट वाज फॉर 4 or 5 days, द एंटायर एरिया वाज फिल्दी, रैपर्स, देन आपके खाने की चीजें दे हैड लेफ्ट, that was taken by NGT, National Green Tribunal, and they under the rights
उन्होंने जो है कोर्ट में डाला, एंड जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे दे हैड टू गिव द, उनको जो है पेनाल्टी देनी पड़ी। लेकिन वो जब चीज हमें पता होगी ना, तभी हम उस पेनाल्टी या फिर उसको हम क्लेम कर सकते हैं। द सेकेंड इज, इट्स नॉट दिल्ली बट इट इज ऑफ मणिपुर, आसाम सॉरी। एंड दिस इज रियली, ये ना पेपर में बहुत था, दिस जो ये वाला जो है ना बहुत था। मूवीज में तो हम बहुत देखते हैं। कौन सी मूवी है, आई थिंक अंधा कानून। अंधा कानून जो है उसके अंदर होता है, मतलब कि ऐसा भी, मैं पहले फर्स्ट आई एक्सप्लेन दिस एंड देन आई टेल यू द स्टोरी ऑफ अंधा कानून। मैकल लालुंग, ये बेचारा असम का इंसान था जब ये 23 साल का था, हार्डली 23 ईयर्स। इसको जो है अरेस्ट कर लिया गया था कि इसने जो है कुछ क्राइम किया था, बट एक्चुअल में वो मेंटली अनस्टेबल था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं, कोई ट्रायल ही नहीं हुआ। अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि कभी भी किसी भी इंसान को जब हम अरेस्ट करते हैं तो उसके खुद राइट्स होते हैं। 8th स्टैंडर्ड में था, दिस वाज देयर, कुछ राइट्स होते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं किया गया, एंड ही वाज इन द जुडिशियल कस्टडी, जबकि वो मेंटली अनस्टेबल था। लेकिन 23 साल से 77 साल, 77 ईयर्स, इमेजिन 54 ईयर्स ही वॉज इन द जेल। आपको पता है, किसी भी इवन हीनस क्राइम लाइक मर्डर, आपका जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है, एंड फॉर सम एरियाज इट इज 14 ईयर्स। लेकिन उस इंसान ने अपना 54 ईयर्स जो है वो प्रिजन में बिताया, एंड दैट टू when National Human Rights Commission intervened to see how people can violate। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे होते हैं where the children are made to work। I am myself, what you call as witness to these things। In fact, I had a fight with my family for this। It was once I was in, well, my mom got an accident, so we were in the hospital, हम लोग हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल के मतलब अब रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे, तो डॉक्टर ने कहा आफ्टर हाफ एन आवर विल डिस्चार्ज इट। अब नाइट रात के 9:30 बज गए, तो वी से चलो पास में ही जाकर खाना खा लेते। वी वर नॉट हैविंग दैट, बहुत लेट हो गया था, एंड वी वर 5 मेंबर्स, तो हम लोगों ने कहा चलो दो दो करके हम लोग चले जाएंगे, वन विल स्टे विथ मॉम एंड देन विल गो। Now what happened is when we went, so Papa and one of the family member went and I went along with my sister, उनकी फैमिली के साथ में गई। जहां पर वो हम खाना खाने गए, आई सॉ द चाइल्ड वॉशिंग द यूटेंसिल्स। आई एम रियली, मैं जितनी सीधी सादी हूं ना, ऐसी चीजों में तो ना मैं बिल्कुल राक्षसनी बन जाती, वो दुर्गेश्वरी नंदिनी बन जाती। I shouted at that person. I said, "How can you make this child work?" Then my sister said, "तेरा क्या जा रहा है? तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू अपना काम कर ले, तू खाना खा के जा।" मैंने कहा, "No, it's wrong." तो जो रेस्टोरेंट का ओनर था, ओनर थी मतलब, शी सेड, "हम तो इसको घर के बच्चों के जैसे रखते हैं।" मैंने कहा, "ठीक है।" उसका भाई भी वहीं बैठा था, फॉर्चुनेटली। आई सेड, "उसको भी बोलो बर्तन धोने के लिए।" शी लुक्ड एट मी एंड माय सिस्टर वाज लाइक, पागल है क्या, लड़ाई करवाएगी क्या, क्या करेगी? मैंने कहा, मैं भी कॉम, आई एम गोइंग टू कॉल, दिस इज नॉट द राइट मैनर। कहते नहीं, हम तो उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, अगर वो थोड़ा काम करता है। मैंने कहा, मैंने खिलाने पिलाने का मतलब तुम उससे बर्तन धुलवाओगे? एंड द चाइल्ड वॉज बियरली 7 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? दिस हैपन्स। और हम लोग क्या करते हैं, हम उन राइट्स को जब वायलेट होते हुए देखते हैं तो हम कुछ नहीं करते। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मूवी अंधा कानून, इन दैट अमिताभ बच्चन जो होते हैं, ही इज अ गुड पर्सन, मतलब अकॉर्डिंग टू द मूवी, ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, एंड उनके ऊपर जो है एक खून का इल्जाम लग जाता है जो उन्होंने किया ही नहीं होता। एक
बेगर को मार दिया जाता, उसका पूरा चेहरा खराब करके उस इंसान के कपड़े पहना दिए जाते हैं, एंड देन इट इज सेड दैट ही वाज किल्ड बाय दिस मैन। नाउ देयर इज नो प्रूफ, नथिंग, कोई राइट्स का कुछ नहीं होता है, उसको छोड़। इस बीच उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबकी डेथ हो जाती है। नाउ व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द जेल, जेल में उसको 14 ईयर्स की सजा मिलती है, वो वापस आता है। जिस इंसान के मर्डर के लिए उसको मतलब कि पकड़ा जाता है, वो उसी इंसान को पकड़ लेता है। ही टेक्स हिम टू द कोर्ट बिकॉज दैट्स अ मूवी, एंड मूवी में जाकर वो एक डायलॉग बोलता है विच मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जबकि मैंने मूवी बहुत सालों पहले देखी थी। वो कहता है कि किसी भी खून के लिए आप एक ही बार मुझे सजा दे सकते हो, और मैं 14 साल की सजा काट चुका हूं, तो अब मैं उस इंसान को आपके सामने मार रहा हूं और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिस इज वॉट दिस मकल लालूंग का जो केस है, 54 ईयर्स, इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेकिन कौन पूछता है? तो नाउ ये जो दो हमारे एग्जाम्पल्स हैं क्लास 11, दिस सेज कि वी हैव द राइट्स, वी हैव सर्टेन राइट्स, बट वी डोंट नो हाउ टू क्लेम देम। एंड एक सही डेमोक्रेसी वो होता है जहां नॉट ओनली वी हैव द राइट्स बट द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस। नॉर्मली वी हैव द लिस्ट ऑफ राइट्स जिनको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, जिसके अंदर what are the rights available to us and when and at what situation we can use them. Only when the emergency is declared in a country. Emergency may be political emergency, we have political emergency, we have financial emergency. अगर political emergency हुआ है, then these rights are taken back for that period. तो कौन हमारे राइट्स को वायलेट करता है? एनीवन। I can violate your rights. Some bureaucrat, यानी कि जो लोग हमसे ब्राइब लेते हैं, they also violate our rights. जुडिशरी भी कभी कभी करता है। In one or the another way, there are many ways जहां हमारे राइट्स जो है उनको वायलेट किया जाता है। As I said, for these rights, जब मोतीलाल नेहरू जी ने अपना कमेटी बनाया था, at that time he had demanded a bill of rights, but after the independence only the constitution listed the rights. Now please ये वाला जो है, this you have to be very particular, जिनको, जो मैंने ब्लू में नीचे लिखा, that is an important part, that is an important part, जिन राइट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, they are called as fundamental rights. Fundamental मतलब basic, available to all. Remember, fundamental means basic, available to all. The word fundamental suggests they are important, and that is why they have been separately listed. उनको स्पेशल प्रोविजन के साथ लिस्ट किया गया है, so that no judiciary or legislature or executive are violating them. So now, what are the different kinds of rights? We have different kinds of rights. We have civil rights, we have consumer rights, we have ordinary legal rights. तो इनमें और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है? ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखा है, दिस यू नीड टू मेंशन। ऑर्डिनरी राइट होता है किसी भी लॉ के थ्रू हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड फंडामेंटल आर कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि उसमें आप कोई छेड़ा छाड़ी नहीं कर सकते हो। अगर आपके सिविल राइट्स हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं, लॉ मतलब कि लेजिस्लेचर जो है हमारा, लोकसभा एंड राज्यसभा, अभी जैसे हमारे दिल्ली में, दिल्ली के अंदर चेंजेस आए हैं, सिंपल राइट्स कैन बी चेंज विद अ सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसीजर।
लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने हैं तो उसके लिए हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है, जिसके लिए यू नीड टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर एंड समटाइम्स यू नीड टू हैव द majority of both the houses separately. तो फंडामेंटल राइट्स को आप छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते हो. Whereas when it comes to the legal rights, civil rights, consumer rights, they can be definitely modified over the period of years. जुडिशरी जो है, इन केस गवर्नमेंट कहती है नहीं हम तो करेंगे, हम इसमें चेंजेस लाएंगे, तो द जुडिशरी कैन इंटरफेयर. They can declare that these actions are illegal if the government is acting against them. But there is one मतलब की sentence. Fundamental rights are not absolute or unlimited. मतलब आप अपनी मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकते हो. You cannot use it as you want. मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं तो गालियां दूंगा, चलो. No, the government can put some reasonable restrictions on its use. See, if government says it is secular, then there are certain conditions also. Secularism says you can profess your religion. You have the rights to follow your religion. You can convert, but you cannot force anyone. यानी कि आपके पास राइट्स हैं, लेकिन उन राइट्स के साथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, एंड इफ द रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर और गवर्नमेंट को लगता है कि हम उसको मिस यूज कर रहे हैं, देन द गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम. और हमारे कंट्री के अंदर इस चीज का सबसे ज्यादा असर आया है फ्रीडम ऑफ स्पीच में. फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम मतलब कि द पीपल स्टार्ट misusing their powers and then the government needs to intervene और उनको बताना पड़ता भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब आपका यहाँ तक रेस्ट्रिक्शन है. It doesn't mean you can violate other people's rights. Now if you see, ये मतलब कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Yeah, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment post in favor of any backward in which opinion of the state is not adequately representative. मतलब ये गवर्नमेंट के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे राइट्स को वायलेट कर सकते. अगर गवर्नमेंट के पास सर्टेन प्रोविजंस है तो दे आल्सो हैव टू गिव द आंसर्स. ऑन द अदर हैंड, एज citizens, if we have some rights, we also need to have certain restrictions. पीछे 3-4 years back it was मतलब काफी problems आई थी. There were people who spoke that we have the freedom of speech, so we are speaking against them. Then the government had to intervene. They had to put the restrictions that speech doesn't mean hatred. Expressing your views is never wrong, but expressing your views in a wrong manner is wrong. ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स which we will be studying at length in our chapter with NCERT. Let us come to them. ये बहुत 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 important है. The very first is right to equality. Now, what is the meaning of equality? On a very go, आप मैं सब लोग इक्वल हैं, बट कैसे? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था an old person and I cannot be equal. अगर एक हमें इक्वालिटी बोलती हूँ so that doesn't mean the old person should also stand in the line because I'm standing. First is whether it is a person who is in a dignitary post or an ordinary citizen,
everyone is equal before law. मतलब अगर कभी कोई lawful activity को करना पड़ता है and if the person has violated that, तो जो प्रोसीजर होता है वो किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई ब्यूरोक्रेट या ऑर्डिनरी मैन सबके लिए सेम चलता है. वो अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ट्राई टू वायलेट इट यू विथ डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मली क्या होता है, whenever there is an arrest of any political figure, वो पॉलिटिकल फिगर अच्छा भरा चल रहा होता है, भाग रहा होता है, घूम रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, जैसे उसका अरेस्ट होता है उसको चेस्ट पेन हो जाता है. एंड बिकॉज if a person is medically unfit, we cannot put on the trial. और उनको टाइम मिल जाता है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए. सो मेनी टाइम्स पीपल यूज दिस अगेंस्ट देमसेल्व्स. बट अगर हम लॉ को देखते हैं, इफ यू सी हमारा जो लॉ है उसमें अंधा होता है. व्हाई? एंड it is also holding a tarazu. You know why? Because it says it only goes for the evidences and the justice. And it is why it is putting that blindfold, because everyone is equal. The law is not looking at someone from the point of view of his or her post. Prohibition on discrimination on the grounds of religion, matlab everyone, whether you belong to this race, caste, sex or any place of birth, everyone is having the equal opportunity, equality. किसी स्कूल में, कॉलेज में अगर बोला जाता है तो दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी. बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, many of the castes were not allowed to enter into the shops, bathing ghats or even temples. Even अभी भी है, not to name, but there are some temples जहां allow नहीं करते हैं. That is आपका right to equality. इसके ऊपर आपके जो है एक, because you are in the political science class, so I need to take all the examples, because these examples have been there as a part of our questions many times. उसके अंदर क्या था? In Kerala, the women are not allowed to enter into the so-called Ayyappa temple. They say कि the women are not supposed to, they are impure. And बहुत सालों तक तो these things were followed. But बाद में this particular matter was taken to Supreme Court, and under right to equality it was said nobody can be prohibited on मतलब की to enter into the temple on this basis. वो अलग बात है कि वहां पर अभी भी कोई मानता नहीं है, लेकिन this was मतलब कि this is right to equality. Then when it comes to the government employments, everyone can apply. Legally, untouchability has been abolished. Practically, it is followed. But actually, according to law, it is abolished. पकड़ा गया जाए तो हो सकता है the person may be penalized. And पहले क्या होता था? Before independence, the British had given many titles. वो लोग जब खुश होते थे तो they used to give the titles to the kings and the people. Now we don't use anything. कोई किसी को privilege नहीं मिलता है. ये आप लोग पढ़ोगे in your 12th standard. There is one privilege called privy purse. There were some special privileges given. Those privileges were later on abolished. Next is right to freedom. Now आपके पेपर में बच्चे ये क्वेश्चन कैसे आता है
right to freedom is a cluster of rights. In your exam, it comes right to freedom is a cluster of rights, क्योंकि इसमें बड़े सारे हैं. As I said, the most one, speech. आप स्पीच दे सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप मीडिया में प्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन प्रोटेस्ट और असेंबल. इन मेनी कंट्रीज जो ट्रेडर्स वर्कर्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म यूनियंस. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. द वर्कर्स कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स by forming associations or union. In India, we have a single citizenship, so you can live anywhere. You can practice any legal profession. Protection in respect of conviction for offenses. आपके पास freedom है to claim. Right to life and personal liberty. This is again a very big one. इसके अंदर जो है बड़े सारे आपके जो है rights आते हैं. Right to life मतलब everyone has the right to live. And if you want, then for that, if you are following certain things, you are allowed. Nobody can be arrested after sunset. If a person is arrested, he or she has to be told for what ground the person is arrested. जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, अजय देवगन की मूवी में गए, पकड़ा, जेल के अंदर डाला, जूतों से मारना शुरू कर दिया. It's not. It's not. You cannot even touch unless and until the person is convicted by the court. हाँ, and certain cases the three मतलब third grade दिया जाता है, लेकिन only after the trial. The person should be presented before any magistrate. और अगर सैटरडे या संडे पड़ जाता है तो मैजिस्ट्रेट के घर जाकर आपको परमिशन लेके आना पड़ता है. एंड देन देर इज वन वेरी, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इस चीज को तोड़ा गया है, डिटेंशन. डिटेंशन का मतलब होता है, हमें लगता है कि इन लोगों से हमें खतरा है. द गवर्नमेंट इज हैविंग सम डेंजर फ्रॉम देम. मे बी अ कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब यूथ, और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. 1975 में 25 जून जब इमरजेंसी लगा था, मेनी ऑफ द पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको डिटेन कर दिया गया था ऑन दिस ग्राउंड, विच इज रॉन्ग. उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, एंड मेनी पीपल वर देयर. So there are certain rights which we need to know. एक women को, एक woman को कोई भी man जो है वो आकर अरेस्ट नहीं कर सकता. There are certain rules. Right to education, which was added later on. The प्राइमरी एंड आपका जो बेसिक एजुकेशन है, जिसको आजकल हम सर्व शिक्षा अभियान में भी लेकर आते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन इज द राइट फॉर एवरी चाइल्ड. एंड द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर कि वो स्कूल्स या फिर जो भी उनको खोलना, दे शुड ओपन सो दैट मिनिमम एजुकेशन इज गिवन टू पीपल. देन ये जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें तीन आपके आते हैं. वन इज selling and buying of humans illegally. हमारे यहाँ पर ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर ये बड़ा खुलेआम होता है. द पीपल ईदर दे वुड बी मतलब कि अबडक्टेड, उनको पकड़ लिया जाता है और उनको जो है दूसरे शहरों में ले जाकर उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं. दे आर फोर्स टू बेग. कई जगहों पे जो विमेन होती हैं उनको पकड़ लिया जाता है एंड वहां से उनको बेच दिया जाता है इन अदर कंट्रीज और इनटू द बेथ्रॉल, मतलब की प्रोस्टिट्यूशन.
there was a very ugly trafficking case in Delhi. बहुत ही गंदा. उसमें क्या हुआ था कि नोएडा के अंदर एक एरिया है. आई एम रियली, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा. इन दैट एरिया, मतलब दैट एरिया बिलोंग टू सम, मतलब थोड़ा लोअर उसमें था. वहां पे क्या था कि जो बच्चे थे, देवर, मतलब वो गायब हो रहे थे. फॉर सम टाइम द पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि लेबर क्लास और वैसे लोग रहते थे तो बहुत ज्यादा उन्होंने किया. लेकिन आफ्टर 20-25 चिल्ड्रन कॉन्टिन्यूसली गायब होने लगे, तो द पीपल वर अलार्म. एंड उन्होंने जो है लोकल पुलिस पे कंप्लेन किया. एंड देन यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव, वो जो बच्चे थे, दे ऑल वर अंडर द व्हाट यू कॉल एज, एक आदमी था वहां पर, निठारी केस हम बोलते हैं क्योंकि दैट एरिया इज निठारी. मोनिंदर सिंह पंधर करके था. वो उन बच्चों को पकड़ता था. some of the children were sold and some of the children were eaten raw. कच्चा खाता था वो उनको काट के. that case was one of the worst case of human trafficking. ये जो लोग जाते हैं, ओ भाई बेचारे, उनको जो है कोई बात नहीं, मतलब कि दे आर ऑल हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, उनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, कोई नया बच्चा लाके बोलते हैं भीख दे दो, उनके हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन दे आर बेगिंग. दैट इज एक्चुअली अ कंप्लीट मॉडस ऑपरेंडी ऑफ ट्रैफिकिंग. इनको पकड़ के लाया जाता है, देयर इज अ कंप्लीट गोइंग ऑन. देन फोर्स्ड लेबर, जो अभी हमने ऊपर एक केस पढ़ा था, किसी को पैसा कम देना, बिना पैसे के उनसे स्लेवरी करवाना. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब, जैसे हमारे यहाँ शिवगासी, दैट इज तमिलनाडु, जहां पे आपके पटाखे बनते हैं. देन फिरोजाबाद, नेक्स्ट ईयर आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे, यू विल बी रीडिंग इट इन इंग्लिश. मतलब कि फिरोजाबाद विच इज इन दी सिटी ऑफ, नियर द सिटी ऑफ आगरा, वहां पर बैंगल मेकिंग में चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड. नाउ इट इज कंपल्सरी कि आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड अपने, और मतलब कि उसके बाहर लिखो चिल्ड्रन अंडर 14 आर नॉट एम्प्लॉयड हियर. दैट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आजकल तो बड़े चर्चे में है ये. एवरीवन इज सेइंग वी आर सेक्युलर, हमारा फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेस, मतलब आप अपने रिलीजन, आप जिस रिलीजन को आप मानते हो, कि जिस भगवान को आप मानते हो आप करो. आपको अपना जो रिलीजियस अफेयर्स रखना करो. आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कुछ टैक्स कुछ करना है, वो भी करो. इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइक मदरसा में होता है. Not in all, but in some institutions it is, because they want to maintain their culture as well as because they come under the minorities. Then we have the cultural and education rights. Means अपने यहाँ पर देखो, जो यहाँ लिखा है ना, राइट टू एजुकेशन, इसको और इसको जो है आपने कंफ्यूज नहीं करना. दिस इज एवरी चाइल्ड बिलो, मतलब कि शुड हैव द एलिमेंट्री एजुकेशन. एंड ये आपका है कि अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए अगर सर्टेन माइनॉरिटीज हैव टू बी गिवन सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, लाइक अगर आप लोगों ने सुना हो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स, सिख माइनॉरिटी स्कूल्स, madrasa, and then there are some colleges even in Delhi
लाइक आपका जीसस एंड मैरी, ये जो कॉलेजेस हैं दे आर either belonging to Christianity or to Muslim or to Sikh, and this is because they in population are in minorities, और वो अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नॉर्मली गवर्नमेंट जो है किसी के कल्चर किसी के भी मतलब की राइट्स में नहीं आता, लेकिन यहाँ उनको परमिशन दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच वी विल बी डूइंग हेयर, मैं आगे अलग से करवाऊंगी ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये तो हमने पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल राइट्स, लेकिन अगर इन राइट्स को कोई तोड़ता है देन व्हाट टू डू? द क्वेश्चन इज नॉट राइट्स, द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्वायर दोज राइट्स। एंड इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट राइट है, इसके ऊपर आपका पूरा एक अलग क्वेश्चन आता है, that's called as right to constitutional remedies। यानी कि अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है, कोई भी राइट आपका वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली। आपके पास है, आप कोर्ट में पिटिशन डाल सकते हो, यू कैन गो, यू कैन आस्क द गवर्नमेंट अंडर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन में आप पूछ सकते हो, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच। एंड इसी राइट को डॉक्टर बी आर अंबेडकर बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस हैज कम इन द एग्जाम एज वन मार्कर ऑल्सो, कि विच राइट इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज अगर ये राइट नहीं होगा ना तो बाकी राइट्स का कोई फायदा ही नहीं है। ओनली अंडर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज the citizens can file a petition in the courts, they can ask for the compensations if they feel कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था उसको जो है how they can get back। now how do they get, मेरा कैसे, now the question comes। और ये वाले जो बेटा मैंने नीचे लिखे हैं ना, all of them are there in your this also, इसमें क्या होता है आपका, आपके पास अगर मान लो any of your right is violated, then आप अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकते हो। लेकिन अंडर अगर आपको लगता है नॉट ओनली यू, आपके जैसे कई सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, देन यू कैन फाइल PIL। एंड व्हाट इज PIL? पब्लिक इंटरेस्ट litigation। I'll give you one true example for this। आज से 5-6 years back in Delhi, हमारा दिल्ली पोल्यूशन के लिए बहुत फेमस है, चाट से ज्यादा तो हम पोल्यूशन खाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे जो पूजनीय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया विच इज कॉल्ड एज ऑड एंड इवन। यानी कि जिस दिन 1, 3, 5, 7, 9 होगा, आपकी गाड़ी में अगर एंडिंग जो है ऑड नंबर है तो आपकी गाड़ी चल सकती है, और जिस दिन इवन होगा उस दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। अब आप ये बताइए कि किसी के पास एक गाड़ी है, ठीक है, अब वो बेचारा बाकी बाकी दिन क्या करेगा, ऑफिस वाले मानेंगे? सेकेंडली उसने कहा कि ये जो रूल है ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं चलेगा, टू व्हीलर पर नहीं चलेगा। क्यों भाई? पोल्यूशन सिर्फ क्या प्राइवेट व्हीकल्स देती हैं? आपके जो कैब्स हैं वो नहीं देती हैं? व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी? टेल मी, व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी इज एवरीवन इज इक्वल।
या तो तुम सबके लिए करो या फिर किसी के लिए भी मत करो. एंड एट दैट टाइम देयर वाज, मतलब कि more than 700 PILs were there. I had one student who was मतलब कि who was in high court. He told me कि ma'am, there are more than 700 cases filed under PIL claiming this कि this is the violation of our fundamental rights. And उसके बाद that particular for that was removed. This is where you can use your rights. This is where we can use our rights. So now what happens is, अगर कभी किसी राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है या फिर व्हाट यू कॉल एज उसको वायलेट किया जाता है, तो व्हाट आर द ऑर्डर्स दैट द कोर्ट कैन टेक. ये सब कुछ आपके पेपर में आया है. आई कैन नॉट से कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल साइंस. द वेरी फर्स्ट इज habeas corpus. Means the arrested person should be presented before the court, or it can also order to release the. अगर उनको लगता है कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, भाई हमारे मूवी के हीरो के जैसे अगर अरेस्ट किया गया है, जाओ पकड़ो खींचो पीटो, then it's wrong. There is a lawful way to arrest a person. You need to tell the reason. Second, mandamus. When the court finds that a particular, इसको ना नीचे एक और है उससे कंफ्यूज मत करना, that a particular office holder, मतलब the person may be a bureaucrat, the person may be a police officer, is not doing anything legal and infringing on the right of an individual, यानी कि कोई करप्ट प्रैक्टिस करे, they can be. Prohibition, इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास certain jurisdiction is there. Now jurisdiction का मतलब क्या होता है, एरिया. किस एरिया पर लोअर कोर्ट अपना सुनवाई कर सकता है, वेयर हाई कोर्ट कैन एंटर, वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन एंटर. when a case can be transferred from lower court to upper court, there are certain jurisdictions. Not every case can be taken to supreme court, not every case can be taken to high court. So अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट ने किया है और हाई कोर्ट को लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, वो केस उनके जुरिस्डिक्शन का नहीं है, बट दे हैव टेकन अप दैट केस, दे कैन आस्क दैट कोर्ट केस टू बी ट्रांसफर्ड. को वारंटो मतलब कभी कभी वो जो ऑफिसर है वो उस पोजीशन पर तो है, एक्चुअल में उसको उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए. ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, गंगा जल वगैरह आप मूवी देखोगे तो यू विल फाइंड. देन the court restricts that person from acting as an office holder. Maybe he is on a temporary base, he is not supposed to take the decision. यही वाला जो लास्ट वाला मैं बता रही हूँ, इसको मैंडेमस से वो मत करना, सॉरी प्रोहिबिशन से मत करना कंफ्यूज. अंडर दिस रिट the court orders the lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court. कब होता है ऐसा भाई, उनको लगता है कि कोर्ट में पेशगी तो हो गई, मतलब पोस्ट तो मतलब कर दिया है फाइल, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, नो एक्शन हैज बीन टेकन. तब कोर्ट जो अपर कोर्ट है, इट कैन ऑर्डर द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर दैट. यहां जो मैंडेमस है वहां पर क्या है, सॉरी प्रोहिबिशन में क्या है, जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मतलब उनका एरिया नहीं था लेकिन उन्होंने उस केस को ले लिया. यहां पर है दे हैव नॉट टेकन इनफ एक्शन, तब उसको ट्रांसफर किया जाता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सेरिटोरियरी. So these are some of the principles, some of the writs. बहुत 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 important है class 11. These are some of the fundamental rights we have.
नाउ एज आई हैव बीन टेलिंग इन मेनी ऑफ माय, आपने देखा होगा मैं बार बार कहती हूँ गांधी जी गांधी जी, एंड मे बी यू मे बी सेइंग कि मैम को गांधी जी बहुत पसंद है। नो, एज अ पार्ट ऑफ अवर पॉलिटिकल साइंस वी रीड अबाउट हिज पॉलिसीज। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो डेफिनेटली देयर वर मेनी थिंग्स like casteism, illiteracy, population, and there was one more problem कि हम social equality कैसे लेकर आए, क्योंकि किसी भी लॉ को अगर आप फोर्स करोगे ना तो ब्रेक करने वाले भी आपको ज्यादा मिलेंगे। सो व्हाट डिड दे डू इज, उन्होंने जो है कुछ को तो बाउंड किया कि गवर्नमेंट ने करना ही करना है, दे हैव टू, but some of the rights were non-justiciable. Please underline this word, what we call as non-justiciable, matlab it cannot be enforced. ये सिर्फ मॉरल फोर्स है, मतलब ये मॉरलिटी है। अगर आपको लगता है, जैसे अभी हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कि अगर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है एंड हम भी खड़े हैं तो एज अ मॉरल प्रिंसिपल हम उनको बैठने की जगह देते हैं। सिमिलरली देर आर सम राइट्स विच आर ग्रांटेड, विच आर एनफोर्स्ड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड्स कि कुछ आपके ऐसे इश्यूज हैं जहां इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। एंड देयरफॉर देयर इज अ लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस कि हम उनको कैसे कर सकते हैं, किस सरकमस्टांस में कर सकते हैं, और उनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके मेन है व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट सो दैट हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी हो, कौन से ऐसे राइट्स इंडिविजुअल्स को मिलने चाहिए जिससे वो अपने आप को इस कंट्री से अटैच समझे, and what are the policies the government should adopt. For example, when we talk about reservation, why the reservation was given, why the banks were nationalized, why fixed minimum wages were given, हमारे यहाँ ऐसे बड़े सारे टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट ने कुछ आपके बिल्स पास किए हैं। आज भी एक बिल पास हुआ है डेटा प्रिवेसी के ऊपर, एज आई हैव बीन, मैंने अभी आपको बताया था द रिजर्वेशन, दिस कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्यों? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 51% से ज्यादा आप रिजर्व नहीं कर सकते, बट हमारे यहाँ पर इफ यू सी जो जनरल कैटेगरी है उनका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कम रहता है। बट व्हाई? दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इक्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, और ये कुछ सालों के लिए होता है, उसके बाद इनको निकाल दिया जाता है। जमींदारी, जमींदारी की वजह से इन आवर कंट्री मेनी पीपल वर ऑप्रेस्ड, बैंक्स अपनी मर्जी से काम करते थे, द वेजेस एक्सप्लॉयटेशन होता था, एंड फॉर दिस द बिल्स वर पास्ड। Some of the directive principles are right to education, formation of panchayati raj, right to work under employment guarantee जैसे आपका नरेगा, मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम हमें तो नहीं मिलता, हम तो स्कूल जाते थे, हमें तो कुछ नहीं मिलता। Why the students studying in that school is given, एक तो वो फीस भी नहीं देते हैं, ऊपर से उनको खाना भी मिलता है। No, that is because the government wants to promote education. जो लोग इन बातों को नहीं समझते उनको खाना पीना देकर, कुछ गरीब ऐसे होते हैं those who don't have the money to even feed, so the government tries to give them that. In Haryana, any girl child, irrespective of what she is, she can study till what she wants. The government gives scholarship. I'll tell you my story. मतलब joke है in fact. When I was in my school, so not to name the teacher because one child is there. मैं मतलब कि I was going through the office work
and I saw the biodata of that teacher, स्कॉलरशिप मिला, एंड यू नो मैंने क्या सोचा, ओ स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरे दिमाग में तो स्कॉलरशिप वो है जो हम लोगों को मिलता है, यानी कि वो मोटा सा पैसा जब हम अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं. आई वॉज फुल ऑफ रेस्पेक्ट, वाओ द टीचर इज सो इंटेलिजेंट. एंड वन डे आई कंग्रेचुलेटेड हर. She said, no, Rama ma'am, this is not that scholarship. In Haryana, every girl who wants to, in my house, we are 5 sisters. घर में से कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था. I was ready to study, so I was given the scholarship to finish my. They give this, but not all the government is giving this. This is where directive principle works. It is seen both fundamental rights and directive principles are complementary to each other. फंडामेंटल राइट्स कुछ चीजें ना करने के लिए गवर्नमेंट को रोकता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ करने को मजबूर करता है. फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज जनरल वेलबींग. ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. एंड कई बार ऐसा हुआ है इन आवर कंट्री, हम अभी नीचे पढ़ेंगे, जब गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्फ्लिक्ट में आ गए. ये है आपके वो कॉन्फ्लिक्ट जो उस दिन हम लोग बात भी कर रहे थे. मतलब देयर वाज वन क्वेश्चन आल्सो, जैसे अबॉलिश करना था जमींदारी सिस्टम. द गवर्नमेंट वांटेड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. The government claimed that rights can be abridged for giving the effect, but there were many people, उनको लग रहा था कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म हो जाएगा. देन देयर वाज वन, गवर्नमेंट कहती थी कि हम तो पार्लियामेंट को कभी भी अमेंड कर सकते हैं, बट कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट जिसमें फंडामेंटल राइट्स आपके इन्वॉल्व. क्योंकि देयर वाज वन वेरी फेमस केस कॉल्ड केशव नंदा भारती केस, एंड इन दैट इट वाज सेड द कोर्ट कैन नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ पर्सन. सिमिलरली हमारे यहाँ जो राइट टू प्रॉपर्टी है, एज आई टोल्ड यू दैट डे, पहले हमारे पास था फंडामेंटल राइट, आप एक्वायर करो, पॉजेस करो. अब लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी को अमास करते थे, मतलब छीन लेते थे. कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर कि प्रॉपर्टी अगर कभी जरूरत पड़े तो द गवर्नमेंट कैन यूज इट फॉर पब्लिक वेलफेयर. एंड लेटर ऑन लैंड सीलिंग, यानी कि कितना लैंड आप रख सकते हो, इस पर भी लिमिट किया गया. एंड देन in 1973 it was said right to property आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है. देन इन 44th अमेंडमेंट, ये सब कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया था. इट्स नॉट फंडामेंटल राइट, इट इज योर लीगल राइट. यू कैन नॉट फंडामेंटली क्लेम. सो दिस इज हाउ इट वाज डन. But at the same time, there are certain duties also जो add on हुए थे, and later on Prime Minister Indira Gandhi had, मतलब कि उन्होंने इस 11 उसको डाला था. and एक जो लास्ट वाला है ना, ये 2010 के अंदर इंसर्ट हुआ. जो बाकी है ये आपका 40, ये सब कुछ आपको याद रखना क्लास 11. जो जो अमेंडमेंट्स है, जैसे यहाँ पर मैंने 44th अमेंडमेंट लिखा है, दिस वन. देन आपका जो फेडरलिज्म के अंदर 73rd एंड 74th आएगा, वो 55th एंड 56th आएगा. एज ऑफ, मतलब कि जो आपके कोर्ट उसमें वो भी आएगा अभी, मतलब इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स. द एज लिमिट फॉर रिटायरमेंट ऑफ द जजेस, ये आपका है 42nd एक्ट. ये सब कुछ याद रखना आपने. एंड दिस वाज डन बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एंड उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला था. एंड एक जो है लेटर 2010 में ऐड हुआ था, एंड दिस इज
जनरल हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अपनी देश की, अपने फ्लैग की। और अभी उसका सबसे बड़ा हमारा है 15th August. Before 15th August, we will be all, coloring ourselves. And on 16th August, everything will be lying on the floor, which is wrong. हमारा सारा नेशनल एंथम जब स्टार्ट होता है, जब हमारा पाकिस्तान के साथ मैच होता है, और ऐसे हम कहते हैं हमारा देश बेकार. But we need to abide. We need to understand national anthem. When national anthem is played, you should stand up. When national flag is there, you should give the salute. There should be always national struggle जिन्होंने किया उनकी अपनी सोवेरेनिटी, अपनी यूनिटी. इंडिया में जाकर पूछो, who are you? I'm a Tamilian. I'm a Keralite. You go to US and ask, who are you? They will say, we are American. और हम तो इसी बात पे लड़ते फिरते हैं, वो ब्राह्मण है, ये वो है. This is where our integrity still is a question. We must live with harmony, brotherhood. We must respect and preserve our rich heritage. जाइए आप हेरिटेज सेंटर में, वहां पे सोना बाबू ने सब कुछ लिखा होता है on the monuments. We are not supposed to. That's our fundamental duty to protect our monuments. We should also develop the scientific temper. अपने देश के लिए हमें काम करना चाहिए. पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये आपका एक था, क्योंकि बहुत बार वायलेंस होता है तो बसों को जला देते, which is against our fundamental duties. We must also ensure हम सिर्फ नहीं, हमारा देश भी बढ़ता है. ये जो था, this is right to education वाला जो था ना, this was under this fundamental duty. हर पेरेंट और हर गार्डियन की ये ड्यूटी है कि they should provide education to the children between 6 to 14 years. So these are some of the basic fundamental duties which have rights. तो हमारे पास है ही है, but we also have certain duties. And anywhere, whether you are a consumer, whether you are what you call as a citizen, no rights can be absolute. Every right is always there along with some responsibilities. If I call myself as a citizen, I say I have rights, I also have the duties. So rights and duties हमारे complementary है, जो कि साथ में चलते हैं. So that is how the rights in the Indian Constitution were framed. So that is the chapter, rights in the Indian Constitution.